Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. मोल कॉन्सेप्ट की जो सीरीज हमारी चल रही थी, उस सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर देखा था मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया था? हमने एम एवरेज के बारे में पढ़ा था, हमने मोलर मास ऑफ द मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था वेपर डेंसिटी के बारे में, और हमने ये रिलेशन भी देखा था कि वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर किस तरीके से रिलेटेड है मोलर मास ऑफ द मिक्सचर के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो क्लोरीन का मोलर मास होता है विच इज 35.5, ये फ्रैक्शनल क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। उसके बाद हमने देखा था क्या हम एयर का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी हमने लास्ट क्लास में ही कैलकुलेट किया। क्लियर है इतनी सी बात? आइए तो उसी को लेक्चर को हम आगे लेकर चलेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में जो मेजर टॉपिक्स रहने वाले हैं आज के, वो रहने वाला है बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, और उसके बाद में हमारे पास में टॉपिक रहने वाला है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, 5 टाइप के लॉज पढ़ेंगे हम, पांचों लॉज को देखेंगे, किस साइंटिस्ट ने क्या बात कही थी और किस साइंटिस्ट ने कौन सी बात को किस तरीके से प्रूफ किया था और कौन कितना सक्सेसफुल था। क्लियर है इतनी सी बात? आइए तो उससे पहले, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, हम लास्ट क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था बेटा, उस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने क्वेश्चन एटलीस्ट अपने आप से ट्राई किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिन्होंने ट्राई नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अपने आप से ट्राई करें क्वेश्चन को, ठीक है, उसके बाद ही उसका सोल्यूशन देखिए। तो चेक कर लीजिएगा, जिन्होंने किया है वो प्लीज चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। जिसका सही है बहुत बढ़िया बात है, और जिसका नहीं भी सही है तो आपको होपलेस नहीं होना है। ठीक है, आप चेक करिए आपने क्या मिस्टेक की है और अवॉइड कीजिएगा कि आप फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक ना दोहराएं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर containing O2 and O3 in the 4:3 मास रेशियो। तो मिक्सचर किसका है बेटा मेरे पास? मिक्सचर है मेरे पास, किस किस का मिक्सचर है बेटा? मिक्सचर है हमारे पास में O2 and O3 का। किस किस का मिक्सचर है बेटा? O2 and O3 का मिक्सचर है। और इसका मुझे क्या दे रखा है बेटा? मास रेशियो। क्या दे रखा है मुझे? मास रेशियो। ये है 4:3। कितना दे रखा है बेटा? 4:3। आपको पता है वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? मोलर मास ऑफ द मिक्सचर चाहिए। मोलर मास ऑफ द मिक्सचर कहां से निकालोगे? क्या फॉर्मूला पढ़ाया था बेटा लास्ट क्लास में? कॉपी में लिख दीजिएगा फटाफट, 2 सेकंड के अंदर फॉर्मूला लिख दीजिए कॉपी में। मैंने कहा क्या फॉर्मूला पढ़ाया था बेटा मोलर मास ऑफ द मिक्सचर? मोलर मास ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू दी A इंटू M1 प्लस B इंटू M2 डिवाइडेड बाय A प्लस B। आइए तो मैंने कहा सबसे पहले उसमें ए और बी क्या है बेटा? मोल रेशियोज है। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मोल रेशियो निकालना पड़ेगा। मोल रेशियो के लिए मास को किससे डिवाइड करेंगे बेटा? मोलर मास से। O2 का मोलर मास कितना हो गया बेटा? 32। O3 का कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका कितना हो गया बेटा? 48। अब मैंने कहा कि अगर हम बात करें तो क्या ये मेरा ए है? बिल्कुल। क्या ये मेरा बी है? बिल्कुल। ये मेरा क्या है बेटा? बी है। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकालेंगे। मोलर मास ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू दी A इंटू M1 प्लस B इंटू M2 डिवाइडेड बाय A प्लस B। हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है ताकि आप फॉर्मूले को भूले नहीं, आपको याद रहे। वैल्यूज पुट कर दे बेटा। A कितना है? 4/32 इसका मोलर मास। O2 का कितना है बेटा? 32 प्लस B कितना है बेटा? 3 डिवाइडेड बाय 48 इंटू इसका मोलर मास बेटा 48 डिवाइडेड बाय A प्लस B। 4/32 प्लस 3/48। क्लियर है? जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 32 से 32 कैंसिल, 48 से 48 कैंसिल। कितना आ गया बेटा? ये आ गया आपके पास 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4/32 प्लस 3/48। क्या इसका एलसीएम ले लें हम? इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। कितना आ जाएगा बेटा? 4 प्लस 3 तो कितना हो गया आपके पास? 7। यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया। 32 इंटू 48, ये आ गया आपके पास 4 इंटू 48 प्लस 3 इंटू 32, यही आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा कि ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा। 7 इंटू 32 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 48 प्लस
3 इंटू 32। ये आ गया आपका मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। आपको क्या निकालना है बेटा? वेपर डेंसिटी। तो आपको पता है रिलेशन क्या था बेटा? वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? यही था। मैंने कहा वेपर डेंसिटी निकालना है, जो भी आंसर यहां से आएगा ये वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे? आप 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपने लिख लिया 7 इंटू, आपने लिख लिया 7 इंटू 32 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 48 प्लस 3 इंटू 32, यही आएगा। और यहां मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया किससे? 2 से। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है? जिसका भी आंसर ये आ गया था वो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। जिसका नहीं आ पाया था वो चेक कर लीजिए आपने कहाँ मिस्टेक की थी, और अवॉइड कीजिएगा कि आप ऐसे सिली मिस्टेक्स दोबारा ना रिपीट करें। क्लियर है? आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैंने कहा कि सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिएगा बेटा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है पहले मुझे ये समझना है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन में मैंने कह दिया कि सबसे पहले मैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करूंगी। तो लेट सपोज मेरे पास में एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है बेटा पानी का। पानी में ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा, ये कितना ग्राम है बेटा? 2 ग्राम्स। एंड दिस ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू दी 16 ग्राम। यस और नो? और मैंने कहा टोटल जो वेट होगा इसका, वो टोटल किसके बराबर है बेटा? 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू कितना? 18 ग्राम्स। मैंने कहा इस 18 ग्राम में हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है? दिस इज नोन एज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। दिस इज नोन एज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो मैंने कहा सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू दी मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल में से कितना प्रेजेंट है? टोटल मास इंटू 100 इंटू 100। क्लियर है? मैंने कहा मास ऑफ ए रख दे बेटा। अगर मुझे हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू दी ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन का मास रखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो मैंने कहा मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2। टोटल कितना है बेटा? 18 इंटू 100। ये आ गया आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। क्लियर है? मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में मिथेन है बेटा, और बोल दिया जाए मिथेन के अंदर आपको बताना है कि परसेंटेज कार्बन कितना है। क्या बताना है बेटा? परसेंटेज कार्बन कितना है। तो मैंने कहा कैसे निकालेंगे? लेट सपोज एग्जांपल है बेटा आपके पास कि CH4 है, और इस CH4 के अंदर आपको बताना है परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना प्रेजेंट है। तो मैंने कहा कितना हो जाएगा बेटा? परसेंटेज कार्बन इज इक्वल्स टू, कार्बन कितना है बेटा? 12। कितना लिखा है इसके नीचे? 1। एक कार्बन है, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया बेटा? 12 प्लस हाइड्रोजन एक होता है, कितने हैं? 4, मल्टीप्लाई कर दिया 4 से इंटू 100। तो कितना आ गया बेटा? 12 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है सबको? चलें आगे। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, बट पहले इतने इजी क्वेश्चंस आते थे, अब इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते। तो अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं? आइए तो डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को बेटा इसी टॉपिक पर बेस्ड। क्वेश्चन है मेरे पास, डिटरमाइन an oxide of sulfur, an oxide of sulfur contains 66.67% sulfur in it, determine the formula of the compound। determine करना आपको formula of the compound को, आपको क्या करना है बेटा? determine करना है। तो मैंने कहा सल्फर का ऑक्साइड है, क्या है बेटा? सल्फर ऑक्साइड। मुझे नहीं पता इसका फॉर्मूला क्या है, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया कि लेट सल्फर ऑक्साइड विल बी SHOY। क्लियर है? अगर मुझे x और y की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा, हाँ या ना? तो मुझे x और y की वैल्यू पता करनी है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस सल्फर ऑक्साइड में सल्फर का परसेंटेज कितना है। क्या पता है बेटा मुझे? कि सल्फर का परसेंटेज कितना प्रेजेंट है। तो मैंने कहा सल्फर का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है बेटा? तो आपको लिखा हुआ है 66.67। तो इसके अंदर हम सल्फर निकाल लेते हैं।
इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन की इक्वेशन लिख लेते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक्स और वाई आते ही हमारे पास में कोई ना कोई ऑप्शन मैच हो जाएगा। आइए, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो लेट सपोज अगर मैं बात करूं परसेंटेज सल्फर की, तो सल्फर का परसेंटेज कितना है बेटा, इसमें सल्फर का मोलर मास कितना 32। कितने सल्फर है बेटा, एक्स डिवाइडेड बाय टोटल लिखे इस पूरे का 32 तो होगा सल्फर इनटू कितने सल्फर है बेटा एक्स प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास बेटा 16। कितने ऑक्सीजन है बेटा वाई मल्टीप्लाई कर दिया वाई से, ये टोटल मोलर मास आ गया इनटू 100 कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इनटू 100 कर दिया। क्लियर है इतनी सी बात, क्लियर है। आइए, मैंने कहा ये परसेंटेज सल्फर ही आपको कितना दे रखा है बेटा 66.67 इज इक्वल्स टू 32x डिवाइडेड बाय 32x प्लस 16y इंटू 100। क्या मैं इसी को 200 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं? अगर ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता है बेटा 66.6666 चलता जाएगा तो कितना हो जाएगा 66.67। तो मैंने इसको लिख लिया बेटा 200 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 32x डिवाइडेड बाय 32x प्लस 16y इंटू 100। क्लियर है इतनी सी बात। तो मैंने कहा क्या जीरो से जीरो कैंसिल हो गए बेटा, हो गए। मैंने कहा इसको सॉल्व कर दें तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने कहा 2 इंटू 32x प्लस 16y इज इक्वल्स टू 32x इंटू 3, यही होगा। मैंने कहा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 32 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 64x प्लस 16 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 32y इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 96x। x को एक जगह ले जाओ, y को एक जगह ले जाओ, कितना आ जाएगा 64x माइनस 96x इज इक्वल्स टू माइनस का 32y। माइनस करोगे 96 में से 64 कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका 32, बड़ा ये है तो साइन आ गया नेगेटिव। 32x इज इक्वल्स टू माइनस 32y। माइनस 32 से माइनस 32 कैंसिल, कितना आ गया बेटा x इक्वल्स टू y। यस और नो। और x इक्वल्स टू y आ गया तो आपने क्या कह दिया बेटा, अगर x इक्वल्स टू y है तो ऑप्शन मैच करिए। देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है बेटा, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। क्या सल्फर और ऑक्सीजन बराबर है, लेकिन हमारा x और y बराबर आया, इसका मतलब सल्फर और ऑक्सीजन क्या है मेरा इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। क्लियर है इतनी सी बात। तो मेरे को सिर्फ ऑप्शन में यही चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में मेरा सल्फर और ऑक्सीजन का नंबर सेम लिखा हुआ है। क्या इसमें ऑक्सीजन और सल्फर का नंबर सेम लिखा है बेटा, नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। मैंने कहा क्या यहाँ पर सेम है, ऑक्सीजन 3 है सल्फर 1 है, क्या ये हो सकता है, नहीं। क्या यहाँ पर सेम है बेटा, नहीं। मैंने कहा क्या यहाँ सेम है, 2 2, मैंने कहा सेम है, क्या हो जाएगा आंसर H2O। क्लियर है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंसुलिन कंटेन 3.2% सल्फर। सल्फर कितना है बेटा इसमें 3.2% सल्फर है, कितना है 3.2% सल्फर है। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं बाय मास प्रेजेंट है, कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ द इंसुलिन। कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ द इंसुलिन, क्या है बेटा कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ द इंसुलिन। क्लियर है। तो मैंने कहा मिनिमम मोलर मास निकालना है। मिनिमम मोलर मास का मतलब क्या हो गया, एक इंसुलिन में एटलीस्ट एक सल्फर तो होगा, आधा सल्फर तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा एटलीस्ट कितना सल्फर होगा बेटा, एक सल्फर तो होगा ही होगा, हाँ या ना। तो मैंने कहा एक सल्फर को कंसिडर कर हम क्या निकाल लेते हैं, इंसुलिन का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो मैंने कह दिया परसेंटेज सल्फर इज इक्वल टू कितना सल्फर है बेटा, एक सल्फर 32 इसका मोलर मास इंटू 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द इंसुलिन मैंने लिख लिया इंटू 100। यस और नो। इसे इधर ट्रांसफर कर दो, इसे इधर ट्रांसफर कर दो। सल्फर का परसेंटेज कितना है बेटा 3.2 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 100 अपॉन मोलर मास ऑफ द इंसुलिन। कर दो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैंने कहा कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द इंसुलिन इज इक्वल्स टू 3200 डिवाइडेड बाय 3.2। पॉइंट हट गया बेटा, कितना आया
10। 32 से 32 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास में 100। तो मोलर मास ऑफ द इंसुलिन कितना आ गया बेटा 1000। कितना आ गया 1000। क्लियर है? इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, कर लेंगे आप। ध्यान रहे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत पूछे जाते हैं स्पेशली इन द जेई मेंस। तो ध्यान रहे इन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आयरन ऑक्साइड के अंदर आपको दे रखा है ऑक्सीजन का परसेंटेज 40%। कितना दे रखा है बेटा आयरन ऑक्साइड में? ये दे रखा है 40%। मैंने कहा मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड भी पता है आपको, नंबर ऑफ आयरन एटम्स आपको बताने। क्या बताने बेटा? नंबर ऑफ आयरन एटम्स बताने कि उस आयरन ऑक्साइड में कितने आयरन प्रेजेंट है। क्लियर है? आइए, तो मैंने कहा मान लो, मान लिया मैंने कि नंबर ऑफ आयरन in iron oxide is x। कितना है बेटा? x है। तो मैंने कहा परसेंटेज ऑक्सीजन लिख ले हम। क्या आयरन नहीं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सॉरी। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन आयरन ऑक्साइड आपको पता चल गया। यहां पर भी ऑक्सीजन है ना, ये भी ऑक्सीजन है बेटा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ गया बेटा 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है x डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना दे रखा है बेटा 160 इंटू 100। आपको पता ही है परसेंटेज ऑक्सीजन कितना दे रखा है आपको 40। तो 40 इज इक्वल्स टू 16x अपॉन 160 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 16 से 16 कैंसिल, x कितना आ गया बेटा 40 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया 4। तो कितने आयरन ऑक्साइड के अंदर कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है बेटा? 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे। आइए क्वेश्चन है, इन एन हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम द परसेंटेज ऑफ वाटर इज दिस, कैलकुलेट इट्स फॉर्मूला। बताना है आपको। तो हिंट दे देती हूँ, आपको खुद से सॉल्व करना है, ट्राई कीजिएगा। मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है MgCl2। ठीक है, हाइड्रेटेड है इसका मतलब उसमें कुछ एक्स वाटर प्रेजेंट, यस और नो। आपको बस क्या निकालना है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है बेटा? इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप आराम से निकाल सकते हैं। पहले के जो 2-3 क्वेश्चन हमने किए बिल्कुल सेम वही मेथड लगेगा, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी और फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाए। ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किस किस बच्चे ने सही आंसर किया है। ठीक है, आइए बात करते हैं थ्योरी की, विच इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है बेटा? एटम के लिए जो सबसे पहली थ्योरी आई थी बेटा, वो कौन सी थी? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कौन सी थी? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर डेल्टन ने क्या बताया कि अगर ये यूनिवर्स है या फिर रिएक्शन हो रही है तो उसमें कभी भी कोई एटम क्रिएट नहीं हो सकता और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। कभी भी एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आइए, तो मैंने कहा सबसे पहली स्टेटमेंट क्या थी इसकी? मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। मैटर किससे मिलकर बना है बेटा? इनडिविजिबल एटम। इनडिविजिबल एटम मतलब एटम की डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने, एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसी से मिलकर क्या बना है बेटा? मैटर। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट हैव identical properties including identical mass, atoms of the different element differ in mass। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो ये एक पेन है, तो इसके अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे आइडेंटिकल होंगे। अगर वो आइडेंटिकल एटम्स हैं तो सबका मास भी क्या होगा बेटा? आइडेंटिकल होगा, यस और नो। लेकिन मैंने मैटर चेंज कर दिया। लेट सपोज मैंने मैटर को चेंज कर कर क्या कर दिया बेटा? मैंने कहा ये फोन है और इस फोन में मैंने कह दिया कि आपके पास में क्या प्रेजेंट है। इस फोन की अगर मैं बात करूं तो इस फोन को जब मैंने क्रश किया तो ये किसी एटम से मिलकर बना होगा। जब ये किसी एटम से मिलकर बना होगा तो इसका जो एटम है और इसका जो एटम है, दोनों के एटम्स क्या होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे। अगर दोनों के एटम्स डिफरेंट है तो क्या इसका मोलर मास सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। इन दोनों का मोलर मास क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा।
तो एक एलिमेंट के सारे एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनके एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट, उनका एटॉमिक मास भी क्या होगा, डिफरेंट, उनका मोलर मास भी क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। आइए, compounds are formed when atoms of the different element combined in a fixed ratio। कंपाउंड कैसे बनता है बेटा, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बनता है। तो ये कह रहा है कि जैसे कि मान लो H2 है, O2 है, इससे मिलकर मेरा क्या बन गया बेटा, वाटर बन गया। क्या ये एलिमेंट है, बिल्कुल ये एलिमेंट है। क्या ये भी एलिमेंट है बेटा, ये भी क्या है, एलिमेंट। क्या ये कंपाउंड है, बिल्कुल ये कंपाउंड। तो कंपाउंड की फॉर्मेशन किससे हुई है बेटा, एलिमेंट से हुई है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन द फिक्स्ड रेशियो। क्लियर है इतनी सी बात, ये बात क्लियर है सबको। आइए, chemical reactions involve reorganization of atoms. These are neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। ये कहना चाह रहा है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो सिर्फ एटम्स क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं, और रीअरेंज होकर एक क्या बनाते हैं, नया कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन कभी भी उसमें से एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और ना ही एटम कभी भी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि मान लो यही एग्जांपल है, यहाँ पर हाइड्रोजन ने किससे बॉन्ड बना रखा था बेटा, हाइड्रोजन ने। ऑक्सीजन ने किससे बॉन्ड बना रखा था बेटा, ऑक्सीजन से, है ना। मैंने कहा क्या यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा आपको, यहाँ पर वाटर कैसा दिख रहा है, इस तरीके से ऑक्सीजन ने बना रखा है हाइड्रोजन से। तो क्या हुआ है, सिर्फ रीअरेंजमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। इस रीऑर्गेनाइजेशन से आपको क्या मिल रहा है, एक नया कंपाउंड मिल रहा है। तो यही क्या था आपका लास्ट स्टेटमेंट थी, विच इज कि हमेशा जो कंपाउंड केमिकल रिएक्शन के अंदर सिर्फ क्या होता है बेटा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है। एंड दीज आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, डेल्टन ने सारे लॉ एक्सप्लेन कर दिए थे एक्सेप्ट एवोगैड्रो लॉ। सारे लॉस का उसने एक्सप्लेनेशन दिया बट एवोगैड्रो का वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। क्लियर है, आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। सबसे पहला लॉ है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है आपके पास जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें कभी भी कोई भी मास लॉस नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, मास लॉस उसमें नहीं होगा। जैसे मैंने कह दिया कोई केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर बेटा मैंने रिएक्टेंट्स लिए हैं 10 ग्राम। कितने लिए मैंने, रिएक्टेंट्स लिए हैं मैंने 10 ग्राम। और अगर मैंने 10 ग्राम रिएक्टेंट लिए हैं और मैंने रिएक्शन करा दी, रिएक्शन होने के बाद में मैंने प्रोडक्ट मेजर किया, तो क्या मेरे पास में वो आधा रह जाएगा, नहीं, कभी कोई मास लॉस उसमें नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बेटा, कोई भी मास लॉस उसमें कभी भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमेशा ड्यूरिंग अ रिएक्शन मास क्या रहता है बेटा, कंजर्व रहता है। तो मैंने लिख लिया कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट remain conserved। ठीक है, और मैं क्या लिख सकती हूँ, नो मास लॉस इज ऑब्जर्व, नो मास लॉस इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, तो यहीं से मैंने स्टेटमेंट लिख ली बेटा कि जो मास होगा वो मास में मैं क्या कहूंगी कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। किसके इक्वल होगा बेटा, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियर है इतनी सी बात। लेकिन जब भी हम बात करेंगे इस लॉ की, ये लॉ हर जगह वैलिड था बट एक जगह ये क्या हो गया था बेटा, फेल हो गया था। कहां पर फेल हो गया था, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। कहां फेल हो गया था बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। तो मैंने लिमिटेशंस लिख ली, लिमिटेशंस लिख ली बेटा मैंने। कहां पर, इट गेट फेल्ड
इन न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में हाई अमाउंट ऑफ क्या होता है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी कहां से मिलती है, उसको मास से मिलती है। तो क्या लिख लिया मैंने यहां पर कि दी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी is released during nuclear reaction। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। और यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसने दी थी बेटा, आइंस्टीन ने, याद है आपको, आइंस्टीन एनर्जी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसने क्या कहा था, मास लॉस होता है हमेशा न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकलती है वो किससे निकलती है बेटा, वो इन द फॉर्म ऑफ मास से वो एनर्जी आती है, और वो क्या होती है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव हो जाती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस होता है वो इन टर्म्स ऑफ मास होता है, इस वजह से इसने इक्वेशन दी थी E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। आइए देखिए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास में है, देखिए इधर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या है बेटा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करें तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने क्या कहा था, इसने ये कहा था कि जैसे मान लो मेरे पास में वाटर है, तो वाटर के अंदर बेटा हाइड्रोजन है कितना है, 2 ग्राम, ऑक्सीजन है बेटा कितना ग्राम है, 16 ग्राम। यस और नो? तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं यहाँ पर मास का रेशियो निकालने की, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 से ये 16 कट गया, कितना आ गया, 8। तो ये हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया, 1:8। तो मैंने कहा अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 हो गया बाय मास, तो अगर आपको वाटर बनाना है तो हमेशा आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में कितना ऑक्सीजन कंबाइन करना पड़ेगा बेटा, 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। मतलब आप चाहे नाले का पानी उठाएं, चाहे आप समुद्र का पानी उठाएं, चाहे आप नदी का पानी उठाएं, चाहे आप अपना टैप वाटर ले, लेकिन अगर पानी आपने बनाया है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कितना होगा बेटा, 1:8 ही होगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कहा कि लेट सपोज अगर मेरे पास में ऑक्सीजन है, CO2 है बेटा, तो CO2 के अंदर मैंने कहा कार्बन है कितना ग्राम है बेटा, 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, 16 × 2 कितना हो गया बेटा, 32 ग्राम्स। यस और नो? तो मैंने कहा इसको कट कर दे, किससे कट हो जाएगा, ये 4 से, ये 3 और ये 1, कितना आ गया बेटा, 3:8। मतलब अगर आपको CO2 की फॉर्मेशन करनी है तो 3 ग्राम कार्बन के साथ में आपको कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तभी CO2 बनेगा, अदरवाइज आपका कोई दूसरा ही कंपाउंड बन जाए। क्लियर है? तो मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट दी थी किसने बेटा, किसने दी थी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करें तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर जो साइंटिस्ट था लेवॉइसर ने ये दिया था लॉ, और लेवॉइसर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो स्टेटमेंट दी थी बेटा, ये कौन से सैंपल से उनको ऑब्जर्व हुई थी, इन्होंने सैंपल लिया था, सैंपल कौन सा लिया था इन्होंने, क्यूप्रिक कार्बोनेट। कौन सा सैंपल लिया था बेटा, सैंपल टेकन बाय लेवॉइसर। कौन सा सैंपल था बेटा, क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट क्या, CuCO3। इन्होंने एक नेचुरल सैंपल लिया, नेचर के अंदर जो क्यूप्रिक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, एक खुद ने साइंटिस्ट ने क्या किया था, लेबोरेटरी में बनाया था, लेकिन दोनों का जो कार्बन का परसेंटेज था वो सेम था, कार्बन का परसेंटेज दोनों में सेम था, ऑक्सीजन का परसेंटेज दोनों में क्या था बेटा, नेचुरल और सिंथेटिक वाले में सेम आया था। तो इन्होंने कहा कि हमेशा अगर आपको कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास रेशियो जो है, मास को हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका वो कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज कोई तीसरा ही कंपाउंड बन जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। ठीक है? तो देख लो स्टेटमेंट क्या कही है इन्होंने, देखिए, दिस लॉ was given by a French chemist which is Joseph
फ्रॉस्ट, अच्छा लेवॉइसर नहीं, फ्रॉस्ट नहीं दिया था, बाय मिस्टेक मैंने लेवॉइसर बोल दिया, लेवॉइसर नहीं है, फ्रॉस्ट है बेटा, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट। ठीक है, आइए। He stated that a given compound always contain exactly the same proportion of the element by weight. क्लियर है? आइए, नेक्स्ट है बेटा आपके पास में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। क्या है बेटा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन की बात करें तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास में दो एटम्स है तो दो एटम के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में दो एटम है बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन करके CO2 भी बनता है। यस और नो? हाँ या ना? तो मैंने कहा कि अगर हम बात करें CO एंड CO2 की, तो इसने ये कहा था कि ये CO है, CO के अंदर कार्बन कितना है बेटा? 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है बेटा? 16 ग्राम। CO2 के अंदर कार्बन कितना है बेटा? 12 ग्राम्स। ऑक्सीजन कितना है बेटा? 32 ग्राम्स। यस और नो? तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर भी कार्बन सेम है, यहाँ पर भी कार्बन क्या है बेटा? सेम है। तो 12 ग्राम कार्बन के साथ में ये जो कंपाउंड प्रेजेंट है, इन कंपाउंड्स में कंबाइन होने वाला जो ऑक्सीजन है वो हमेशा एक दूसरे का क्या होगा बेटा? मल्टीपल होगा। हमेशा क्या होगा बेटा? मल्टीपल होगा। तो मैंने कहा अगर कार्बन, इन दोनों ऑक्साइड्स की बात करूं तो कार्बन 12 ग्राम के साथ में CO के अंदर ऑक्सीजन कितना है बेटा? 16 ग्राम। और CO2 के अंदर ऑक्सीजन कितना है बेटा? 32 ग्राम है। हाँ या ना? तो मैंने कहा 16 से 32 कट हो गया, कितना हो गया बेटा? 1:2। तो हमेशा ये क्या आता है? एक मल्टीपल आता है। क्या आता है? ये हमेशा मल्टीपल आता है। अब यहाँ पर कार्बन 12-12 ग्राम है, आप किसी को भी फिक्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? आप किसी को भी फिक्स कर सकते हो। बस एक को आपको फिक्स करना है, दूसरे आइटम्स का आपको क्या देखना है? रेशियो देखना है, वो हमेशा क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो इसने ये कहा कि अगर दो एटम्स के कोई भी कंपाउंड बनते हैं तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बन सकते हैं। अगर एक एटम के मास को मैं फिक्स कर दूं तो उसके साथ कंबाइन होने वाला जो दूसरा एटम है वो हमेशा डिफरेंट कंपाउंड में उसके मल्टीपल रेशियो के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो मेरे पास में है बेटा NO एंड NO2। ठीक है, मैंने कहा इसके अंदर नाइट्रोजन कितना है बेटा? 14 ग्राम है। इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है बेटा? 16 ग्राम है। नाइट्रोजन बेटा 14 ग्राम, ऑक्सीजन है कितना बेटा? 16 इंटू 2 ग्राम। यस और नो? अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ में ये नाइट्रोजन कितना कंबाइन हुआ है, तो अगर ये आधा किया मैंने, यहाँ से 2 हटाया तो मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो कितना हो गया बेटा? 14 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7 ग्राम हो गया। हाँ या ना? तो इस बार मैंने किसको फिक्स कर दिया? ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया। अगर मैं ऑक्सीजन को मैंने फिक्स किया है तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ में NO के अंदर जो कंबाइन होने वाला नाइट्रोजन है बेटा वो कितना ग्राम है? 14 ग्राम। NO2 के अंदर जो कंबाइन होने वाला नाइट्रोजन है वो कितना है बेटा? 7 ग्राम है। तो क्या ये एक दूसरे के मल्टीपल है? बिल्कुल, ये एक दूसरे के क्या है बेटा? मल्टीपल है। क्लियर है? तो यहाँ क्या ये लॉ फॉलो हो रहा है? हो रहा है। तो आपको जब ये लॉ फॉलो कराना है तो आपको कितने एटम्स होने चाहिए बेटा? सिर्फ उसमें 2 ही एटम्स होने चाहिए। कितने एटम्स होने चाहिए उस कंपाउंड में बेटा? सिर्फ 2 एटम्स होने चाहिए। तो आपको बताना है, पहले एक स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी। क्या स्टेटमेंट थी बेटा? देखिए, this law was proposed by the Dalton in 1803. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole number. क्लियर है? आइए देखिए, आपको बताना क्या है? आपको ये बताना है किसके अंदर मल्टीपल प्रपोर्शन वाला लॉ वैलिड है। In which of the following, in which of the following law of multiple proportion
followed. फर्स्ट देखिए NO, NO2, NH3 क्या वैलिड है बेटा? क्या इनमें दो ही एटम्स हैं? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, एक एटम हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दूसरा एटम हो गया, तीसरा एटम दिया हाइड्रोजन, क्या वैलिड होगा? नहीं होगा। सेकंड बी CO2, नेक्स्ट है आपके पास में CH4, क्या वैलिड होगा? कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीन एटम मिल गए, नहीं होगा वैलिड। थर्ड ऑप्शन है बेटा AgCl, AgBr एंड AgI, क्या वैलिड होगा बेटा? तो ये क्या होगा? ये भी वैलिड नहीं होगा। कितने एटम्स हो गए? एक दो तीन चार टाइप के एटम्स, ये भी वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास में लेट सपोज H2O, D2O एंड T2O, क्या है ये D और T? ये क्या है बेटा? आइसोटोप्स ऑफ दी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं बेटा, एक प्रोटियम, एक ड्यूटीरियम और एक क्या होता है बेटा? ट्रीटियम। क्लियर है? प्रोटियम का मास होता है 1, ड्यूटीरियम का होता है 2, ट्रीटियम का होता है 3। तो ये लॉ आइसोटोप्स पर भी वैलिड नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन NO, N2O5, NO2 एंड NO3, क्या वैलिड होगा बेटा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्या आपको कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये लॉ वैलिड हो जाएगा। आपको ऐसे चेक करना है, नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए बात करते गै लुसेक लॉ की। किसने दिया था? गै लुसेक साइंटिस्ट का ही नाम था, इसी ने दिया था। ठीक है, गै लुसेक ने क्या बोला था? अगर कोई भी गैसियस रिएक्शन होगी तो उसमें जो वॉल्यूम होगा वो किस तरीके से काम करेगा बेटा? तो मैंने कहा कि अगर कोई गैसियस रिएक्शन है, लेट सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2 अमोनिया गैस। क्लियर है? मैंने कहा अगर ये 10V या फिर ये 10 लीटर्स है तो ये क्या है? एक के साथ में कितना रिएक्ट कर रहा है बेटा? 3 टाइम्स। तो ये 10 के साथ में कितना रिएक्ट करेगा बेटा? 3 टाइम्स विच इज 30 लीटर्स। क्लियर है? मैंने कहा ये एक के साथ में दो बन रहा है तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 20 लीटर्स। कितना बन जाएगा बेटा? 20 लीटर्स ये बन जाएगा। क्लियर है? ये बोला था किसने? गे लुसेक ने। और इसने ये भी कहा था कि ये सारी की सारी रिएक्शन जो होगी वो कहां पर होगी बेटा? सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होगी। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दिस लॉ वाज गिवन बाय गे लुसेक इन 1808. He observed that when gas is combined or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. क्लियर है? हमेशा किसमें कंबाइन करेंगे बेटा? इसके ये रेशियोज में ही कंबाइन करेंगे। क्लियर है? आइए एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो ने क्या बताया था? एवोगैड्रो ने बेटा ये बताया था कि आपके पास में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, लेट सपोज मेरे पास में 4 कंटेनर्स है। क्या है बेटा? मेरे पास में 4 कंटेनर्स हैं और 4 कंटेनर्स के अंदर मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास लेट सपोज ये 4 कंटेनर्स है इस तरीके से। ये है आपके पास 4 कंटेनर्स। ठीक है, मैंने कहा चारों कंटेनर्स में अलग अलग गैसेस फिल्ड है। इसमें N2 गैस है, इसमें CH4 गैस है, इसमें बेटा CO2 गैस है और इसमें क्या है बेटा? इसमें मान लो ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, इसने कहा कि अगर ये 1 लीटर का कंटेनर है, ये 2 लीटर का कंटेनर है, लेट सपोज ये 2 लीटर का है और ये लेट सपोज 3 लीटर का कंटेनर। तो मैंने कहा कि इसने ये बताया था कि अगर इस पूरे के पूरे कंटेनर को, चारों कंटेनर्स को अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर सेम दे दूं तो उस टाइम पर हम क्या कहेंगे? तो PV इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? nRT होता है। R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, PV कांस्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी N। तो इसने ये कहा था जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशियो होगा। वही किसका रेशियो होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशियो होगा।
तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ N2 की, तो वॉल्यूम ऑफ N2 इज टू वॉल्यूम ऑफ CH4 इज टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इज टू वॉल्यूम ऑफ O2। तो ये कितना था बेटा वॉल्यूम इसका? इसका वॉल्यूम था 1:2:2:3। तो मोल्स का वॉल्यूम भी क्या, मोल्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा बेटा? सेम 1:2:2:3। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर ये इसी रेशियो में कंबाइन कर रहा है तो मुझे पता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं बेटा? Na पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर के जितने। तो मैंने कहा कि अगर मैं रेशियो की बात करूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कितने होंगे? यहाँ पर होगा 1Na, यहाँ पर होगा बेटा 2Na, यहाँ पर होगा 2Na, और यहाँ पर भी क्या होगा? 3Na। तो क्या Na से सारे Na कैंसिल हो गए बेटा? तो भी रेशियो कितना आया? वॉल्यूम का रेशियो ही आया 1:2:2:3। यस और नो? हाँ या ना? यही होगा। आइए, अब मैंने कहा कि अगर ये है तो मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने? N2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने में कितने हो जाएंगे बेटा? 2। तो मैंने कहा नंबर ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एटम में मैंने कह दिया कि यहाँ पर N2 में 2 एटम है तो 1:2 यहाँ पर CH4 में कितने? 4 और 1 5, तो 2:5। यहाँ पर कितना है बेटा? 2 और 1 3, 2:3। यहाँ कितना है बेटा? 3:2। तो कितना हो गया ये? 2:10:6:6। यही होगा। तो मैंने कहा क्या ये रेशियो, इसको कट भी करके देख सकते हो, ठीक है? क्या आ जाएगा? 1:5:3:3। क्या ये रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो सेम आया? दोनों सेम नहीं आए। तो इसने ये कहा अगर आपके पास में वॉल्यूम आपको पता है कंटेनर्स का, उसको सेम प्रेशर टेम्परेचर पर रख दूं, उसमें गैसेस फिल कर दूं, तो सेम प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हमेशा क्या आता है बेटा? सेम आता है। और अगर ये दोनों रेशियो सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी क्या होगा बेटा? सेम होगा। बट नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आ जाओ स्टेटमेंट देखते हैं। In 1811, Avogadro proposed that the equal volume of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules, ठीक है? Will contain, क्या होगा? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे, आइए। तो ये था हमारे पास में लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने क्या पढ़ा बेटा? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी को ही आगे लेकर चलेंगे, ठीक है? हम देखेंगे कि स्टोइकियोमेट्रीज क्या होती हैं, परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड क्या होती है। क्लियर है? एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आगे बहुत कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने को, ठीक है? तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, please share the channel, please like the channel, okay? Thank you for watching.